गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने अब तक पढ़ाई भी चालू कर दिया होगा और टॉपिक बाई टॉपिक आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं चालू करी है वो लोग भी अपनी पढ़ाई चालू करें, ठीक है। आपको हर वीडियो में यही मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखना है, ठीक है बेटा। आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन है तो आप इससे बच नहीं सकते कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जब स्कूल खुलेंगे तब पढ़ेंगे, तो आप लोगों का ही नुकसान होगा। चलो आज हम टॉपिक पर आगे करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब हम बुक पढ़ना चालू करेंगे, चैप्टर वाइज, पेज वाइज, और सभी को आपको डीपली समझते हुए जाना है। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह आपको हमारे द्वारा ऑनलाइन क्लास में महसूस नहीं होगा कि आप लोग क्लास में ऐसा लगेगा आप लोग। बस ये कि आपको कहीं अकेले में एकदम कंसंट्रेशन होकर पढ़ना पड़ेगा। आप भीड़ में ला के 2-4 लोगों को बैठा के पढ़ोगे तो आप लोगों की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अकेले में समझना है, टॉपिक को क्लियर करना है, वीडियो को बार बार देखना है। आपको इसलिए कि हम स्कूल में ही पढ़ के अभी घर पर पहुँचे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना है। तो उसी में मैं आगे कल का टॉपिक को आगे करते हुए चलता हूँ। मैं कल मैंने आपको बताया था जो क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हमारा चल रहा था। क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में मैंने एग्रीकल्चर से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी थी। इसमें एग्रीकल्चर क्या होता है, इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री, भारत कृषि प्रधान देश है, और भी कई सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर डिस्कस की थी। हाँ, तो आज मैं इन सब चीज़ों को बताने चाहूँगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेगा। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूँगा, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। कि काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा है कि बच्चे इसमें ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी हो, आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, आपको अपना सेल्फ डिपेंड, अपना फ्यूचर का फैसला आपको खुद लेना है, ठीक है। उन पेरेंट्सों से भी रिक्वेस्ट है जो बार बार कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के प्रति मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहानेबाजी करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपने बच्चे का नुकसान करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि एजुकेशन से हम लोग बच नहीं सकते। आपको ऐसे मैं कई एग्जाम्पल बता सकता हूँ जिसके द्वारा आप मान जाओगे कि एजुकेशन, यदि आगे हमें बढ़ना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, हमें शिक्षित होना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, तो उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं आपको आज एग्जाम्पल से पहले समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टॉपिक तो अपन पढ़ेंगे लेकिन एग्जाम्पल सुनिएगा आज एक। एपीजे अब्दुल कलाम, सभी ने सुना हमने इसके बारे में, शायद ही कोई नहीं होगा जो इनके बारे में नहीं जानता होगा। कैसे करी उन्होंने पढ़ाई? क्या आपने कभी उनके बारे में सुना है? हालांकि पढ़ा भी होगा लेकिन इतना डीपली आप लोग नहीं जानते होंगे। आप एक गुलजार एक शायर है, उनकी बुक में पढ़िएगा, उनके बारे में पूरा डीपली नॉलेज बताया गया है। कैसे उन्होंने अपने जीवन की संघर्ष से आगे बढ़ते हुए आज भारत को एक महान साइंटिस्ट प्राप्त हुआ। हम लोग बस इतना जानते हैं कि वो तमिलनाडु के धनुषकोडी में उनका जन्म हुआ, रामेश्वरम हुआ, मछुआरे वगैरह ऐसे थे। लेकिन जब आप उनकी लाइफ को डीपली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उनके सामने फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कमज़ोर थी कि सोच भी नहीं, उनका जी नहीं पाते वो। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को जिंदा रख ही नहीं पाते थे वो। जीवन यापन के लिए 2 समय का उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन नहीं, उनके पेरेंट्स नहीं घबराए। उनके पेरेंट्स ने कहा हमें बच्चों को पढ़ाना है। कैसे पढ़ाया उन्होंने? वो इतने गरीब तबके के परिवार से बिलोंग करते थे, उनके फैमिली में मछुआरे थे, मछुआरे मछलियाँ बेच कर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि उनको अपने बच्चों को एजुकेटेड करना था, आगे बढ़ाना था। एक खुद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों को समझी, सिर्फ पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहे। खुद उन्होंने अखबार बेच के अपने आप को एजुकेशन दिया, अपने आप को आगे पढ़ाया। तब जाकर एक आज देश को एक महान साइंटिस्ट मिला है। गलत रास्ते पे नहीं गए वो। उस समय उन्होंने एक बहाना नहीं बनाया कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, या अभी सब कुछ बंद पड़ा है। वो भी बहाना बना सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे। क्या होता? नहीं पढ़े लिखे होते कहीं, आज फिर ये होता कि भारत को आज एक साइंटिस्ट नहीं मिल पाता, महान साइंटिस्ट जिन्होंने इतने सारे इनोवेशंस किए हैं। तो क्या समझे? तो जीवन के संघर्ष करना पड़ता है। आज से 3 से 4-5 महीने पहले कौन जानता था हमें मास्क खरीदना पड़ेगा? आज हम मास्क बना भी रहे हैं, मास्क खरीद भी रहे हैं। ये हम थोड़ी बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं, हम तो मास्क नहीं करेंगे, हम हाथ नहीं धोएंगे, हमारे पास साबुन नहीं, हम सैनिटाइजर नहीं करेंगे। ऐसा तो ही होता है। हमें करना पड़ेगा, हमें अपने आप को जिंदा रखना है तो इन सब चीज़ों को भी करना पड़ेगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है और पता है कि हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाते, तो आपको वो चीज़ की अवेलेबल पॉसिबिलिटी करना हो सकता है किसी के पास ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर हो, या तो वो भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। तो इस सब चीज़ों को मैं पेरेंट्स से भी, और भी मैं आपको एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके बारे में आप लोग सभी जानते हो, काफ़ी आप लोगों ने सुना है, कितने विद्वान व्यक्ति है वो। उनकी भी
यदि आप उनका उसकी बायोग्राफी पढ़ते हो तो उनका भी ऐसा इतिहास रहा है, बहुत गरीब तबके के परिवार से बिलोंग करते थे और आज विश्व के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं। 19 डिग्री 19 उपाधियां उन्होंने हासिल कर चुके हैं अब तक। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक शोध कराया था, उसमें ऐसा आया था कि विश्व में कि सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कौन है। जब उसमें उसको सर्च किया गया कि हमारी यहाँ से पढ़ के सबसे ज़्यादा कौन गया है, तो उसमें पाया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति निकले थे। उन्होंने 1 या 2 नहीं 19 डिग्रीज कंप्लीट करी थी और वो यूनिवर्सिटी ने उसको सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पर्सन घोषित किया था। वो भी उसी फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके पास भी वही गरीब तबके से, समाज में उनके साथ अनटचेबिलिटी हुई थी, छुआछूत का व्यवहार हुआ था, लेकिन उन्होंने सभी संघर्ष से लड़ा। उनके माँ बापों ने उनकी सहायता की, तब जाके हमें भारत को एक महान शिक्षाविद प्राप्त हुआ जो भारत के आगे जाके कानून मंत्री और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के फादर कहलाते हैं। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है अपने पास। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप लोग की बहाना बना के पढ़ाई से दूर हटिए, ये नहीं है। देखो नुकसान अपना होगा, हम लोग बस ये है कि आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं। जो भी आप लोगों को हमने पिछले साल 2 साल जितने दिनों में जो भी पढ़ा कि आप उनसे कटे नहीं, एजुकेशन आपका हटे नहीं। शिक्षा इतनी पवित्र चीज़ है, इसको आप अपने से दूर नहीं कर सकते। हाँ, गलत तरीके से आप शिक्षा लोगे तो वो आपकी अलग बात है, तो वो आपका साथ जीवन भर कभी नहीं देगी। लेकिन शिक्षा को कभी भी पवित्र रहने दीजिए, ठीक है। उसको अपवित्र मत करिए कि ऑनलाइन क्लास से क्या होगा, फालतू है, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब मैं अपना टाइम नहीं गवाते हुए मैं टॉपिक चालू कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 7 पे हॉर्टिकल्चर मैंने आपको बता दिया था, पेज नंबर 6 पे, सॉरी, हॉर्टिकल्चर बागवानी के बारे में बता दिया था मैंने। आज पेज नंबर 6 पे लाइन नंबर 5 यानी सेकंड पैराग्राफ से यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। पेंसिल साथ में रखना है, आपको बता दिया। जो बच्चे पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देखे, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझिएगा। क्वालिटी इन एग्रीकल्चर कंसिस्ट mainly in of activities they are essential in improvement for the growth of plants and animal and improving the usefulness of plants and animals। क्वालिटी इन एग्रीकल्चर, कृषि की क्वालिटी भी, खेती भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मेनली एक्टिविटी, कई सारी एक्टिविटी होनी, एसेंशियल, जो भी जरूरतमंद हो एनवायरनमेंट को ग्रोथ करने के लिए, प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए, पौधे को, मतलब ये थोड़ी कि खेती हम कर रहे हैं, हमें क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको प्रॉपर रूप से मिनरल्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, वाटर मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी के बीज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है आपको। टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, टू सॉइल इज प्रिपेयर फॉर दियर ग्रोथ। भाई मिट्टी को सही रखना करके इसके लिए, हाँ भाई इसके लिए सॉइल सही होनी चाहिए, मिट्टी की क्वालिटी सही होनी चाहिए। यहाँ बंजर जमीन पर, बैरन सॉइल पर आप कर रहे हो तो वहाँ पर कैसे पैदावार होगी। तो फर्टिलाइजर यूज, कौन से फर्टिलाइजर यूज ले रहे हो, कौन से, कहीं उसको इंसेक्ट कीड़े वगैरह पेड़ को खा तो नहीं रहे, पौधों को खा तो नहीं रहे। Pets are removed to kill to feed the animals, or their settler are taken care। The usefulness of the plants and animal is improved by growing selected qualities of plants and animal। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे कि खेती करने वाले उनको कोई कीड़े वगैरह नहीं खा जाए, इंसेक्टिसाइड्स उसमें नहीं लग जाए, उसके लिए हम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करेंगे ताकि क्या फसल स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। वेराइटी ऑफ गुड सीड्स, हमें अच्छे किस्म के बीज चाहिए। आर चूजन फॉर प्लांटिंग हाइब्रिड्स ऑफ एनिमल रेयर टू इंक्रीज दियर फील्ड। आप अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा पैदावार होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी। द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नाउ एज फील्ड। अंडरलाइन करना, वह भूमि जहाँ पर कल्टिवेटेड खेती की जाती है वह खेत कहलाता है, फील्ड कहलाता है। इफ यू विजिट ए फील्ड during different period in a year, we can find the farmers performing various activity like preparing the soil, sowing the seeds and watering the field, irrigation. Once the crops are ready or matured, the farmers harvested them and store and distribute the grains, harvesting and storage। इफ़ वी विजिट ए फील्ड, यदि आप खेत में जाते हो, यदि आपको मौका मिले, जिनके जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग तो जाते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जा पाते अगर खेत में आप जाइए। अब देखिए किसान साल भर में 2 या 3 बार फसल करता है अपनी खेत में, अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है वो। अब देखा करिए क्या क्या करता है, ठीक है। तो आप क्या पाते हो कि मिट्टी को पहले प्रिपेयरिंग ऑफ सोइल, मिट्टी को तैयार करता है, फिर बीज देता है, फिर पानी देता है। वंस द क्रॉप आर रेडी और मैच्योर, फिर जाके फसल तैयार होती है। कोई फसल आसानी से तैयार नहीं होती है।
द फार्मर्स हार्वेस्ट देम एंड स्टोर डिस्कर्ब एंड ग्रेन, फिर किसान उनकी कटाई करता है फिर उसको स्टोरेज करता है। ऑल दीज एक्टिविटीज, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं फॉर ऑफ द फार्मर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, ये खेती के चरण हैं। चाहे आप मिट्टी को तैयार करो, उसमें आप बीज डालो, उसमें आप पानी दो, उसमें इरिगेशन करो, या उसमें पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करवाओ आप, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करवाओ, विनोइंग करवाओ, लास्ट में स्टोरेज करवाओ, ये सब एक एक्टिविटी वो स्टेप्स में आते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं। इसकी चरण है खेती की, इन सभी से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर क्रॉप आपको ग्रेन मिलेगा। इफ़ यू हैव एवर सीन ए ट्रैक्टर इन ए फील्ड, आपने खेतों में ट्रैक्टर देखा होगा। यू हैव सीन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मशीन यूज फॉर फार्मर इन देयर फील्ड, किसानों के द्वारा वो मशीन यूज में ली जाती है, ट्रैक्टर वगैरह। और भी टूल्स देखिए, द टूल्स रिक्वायर्ड इज कैरिंग आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन ऑफ द फील्ड प्लांट्स आर नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। वे अंडरलाइन करिएगा, वे उपकरण, इम्प्लीमेंट्स, टूल्स मीन्स उपकरण, वे उपकरण या वे औजार जो खेती में काम आते हैं, खेती करते वक्त काम आते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कृषि उपकरण कहलाते हैं। ओके बेटा, समझ गए? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मीन्स आपको क्या कहलाएगा? कृषि उपकरण। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मीन्स कृषि उपकरण। Some of these implements are used with the help of some like blocks and camels। पुराने टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम में बैलगाड़ी इस्तेमाल करते थे, ऊँट गाड़ी इस्तेमाल करते थे कि इसको इम्प्लीमेंट्स करने के लिए उपकरणों के रूप में। These days tractors and harvester are being used by men in the work। लेकिन these days आजकल ट्रैक्टर मशीनों का यूज़ ले रहे हैं। पहले के ज़माने में बैल का देखा होगा आपके दादा वगैरह जी, वो उनसे पूछेगा, पहले खेती करने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, पहले बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी इनका इस्तेमाल करते थे खेत को जोतने के लिए। द प्लांट ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन द फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। अंडरलाइन करेगा, द प्लांट ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी इन ए फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। किसी भी पौधे को एक बड़े पैमाने पर, यानी एक गेहूं का पेड़ लगाया, एक चावल का पौधा लगाया आपने, बड़े पैमाने पर, बड़े जगह पर, बड़े भूभाग पर लगाओगे तो आपकी फसल कहलाएगी। Since plants are the major sources of food, it becomes necessary to increase the production of crop to meet the food requirement our population। क्योंकि आज भारत की इतनी जनसंख्या हो चुकी है, पॉपुलेशन, किस पॉपुलेशन के लिए ग्रेन, अनाजों की जरूरत पड़ती है, अब वो हमें कहाँ से मिलेंगे? खेती से ही तो मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा हम पैदावार करेंगे, जितनी ज़्यादा हम खेती करेंगे, तभी तो हम इतनी पॉपुलेशन की पेट भर पाएंगे, इनको अनाज मिलेगा। फार्मर्स कल्टिवेटेड वेरियस क्रॉप्स लाइक कॉल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर ओवन यूज एंड आल्सो फॉर प्रॉफिट। किसान समय समय पर अलग अलग चीज़ों की पैदावार करता है, अनाज, सब्जियां, फल, इन सब चीज़ों को उगाता है, उनसे प्रॉफिट भी होता है उनको। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड द क्रॉप आर क्लासिफाइड कॉल्स, पल्स, ऑयल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स। इस बेस पे फसलों को कुछ भागों में बांटा गया, जैसे अनाज, दालें, ऑयल क्रॉप जो ऐसे क्रॉप जो तेल देते हैं हमें, फाइबर क्रॉप रेशे वाले क्रॉप्स, कई सारे ऐसे क्रॉप्स हैं। तो ये मैंने आप लोगों को आज मैंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताया। आई होप यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्रॉप सीजन के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप सीजन क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बता दिया था, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा उन सब चीज़ों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यू आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है मैंने आपको शुरुआत में जो भी बातें बताई थी उसको पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों फॉलो करें। ठीक है, इसमें आपकी भलाई है, आपके बच्चे पढ़े, जो भी आपके बच्चों को ने सीखा है अभी तक इतने टाइम से, वो भूलेंगे नहीं, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको अपन लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को बुक लेके साथ में रखनी है, पेंसिल से वर्ड मीनिंग्स को रीड करना है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।